हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विज़न की 7 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम इसके फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आरबीआई अनाउंस सेवरल मेजर्स इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। अभी क्या है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें क्या है, आरबीआई ने कुछ सेवरल मेजर्स को अनाउंस किया है। जरा देख लेते हैं मेजर्स जो हमने लिए हैं। आरबीआई ने जो भी मेजर्स लिए हैं उसका एम यही है कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हैं उनकी जो लिक्विडिटी है, जो भी वो फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस कर रहे हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाए। और जो भी वो स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, बैलेंस शीट जो भी कंपनीज़ की जो बैलेंस शीट्स की बैंड बजी हुई है उसको क्या किया जाए, एलिवेट किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए। क्योंकि कोरोना की वजह से क्या है, सबकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। तो उसी को क्या करना है, उसी को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, कुछ मेजर्स लेके आया है। जैसे सबसे पहले देखते हैं, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स विदाउट क्लासीफाइंग देम एज एनपीए। अभी क्या किया, देखो रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है। देखो जो भी बोरर है, ठीक है, अभी क्या है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस कर रहा है और वो क्या है, उधार चुकाने में अभी सक्षम नहीं है। तो उसमें क्या गया, बैंक्स ने क्या किया है, उस जो लोन का टर्म था ना उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। मतलब अगर उसे 5 साल का वक्त था कि हाँ आपको अपना लोन चुकाना है, तो उसने 5 साल से क्या कर दिया, बढ़ा के 7 साल कर दिया या 10 साल कर दिया। ठीक है, तो रीस्ट्रक्चरिंग इज़ अ प्रैक्टिस दैट अलाउज बैंक टू मॉडिफाई द टर्म्स ऑफ द लोन व्हेन द बोरोवर इज़ फेसिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस। समझ में आ गया, हमने क्या किया, जो लोन का टर्म है उसे मॉडिफाई किया। अब इससे क्या होएगा, देखो ना ही हम बोरोवर को डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किएंगे कर पाएंगे। दूसरी बात, जो लोन है वो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्लासीफाई नहीं होगा। ठीक है, बैंक्स डू दैट टू अवॉइड द बोरोवर बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ डिफ़ॉल्टर एंड द लोन हैविंग टू बी क्लासीफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब बैंक ने भी वो लोन का जो टर्म है वो मॉडिफाई क्यों किया, इससे दो बेनिफिट होंगे। पहली बात तो हम बोरोवर को डिफ़ॉल्टर नहीं घोषित करेंगे। दूसरी बात ये है कि जो हमारा लोन का जो पैसा है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में नहीं जाएगा। अब इसमें एलिजिबल कौन है, कौन कौन बंदे इसमें एलिजिबल हैं, ओनली दोज बोरर्स दैट वर क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एंड नॉट इन डिफॉल्ट फॉर मोर देन 30 डेज विद एनी बैंक एज ऑन 1 मार्च 2020। मतलब कि जो बोरवर्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 मार्च 2020 से पहले भी अभी भी ज़िंदगी में जितने भी लोन लिए किसी भी बैंक से, अगर उन्होंने किसी भी बैंक में मतलब 30 दिन से ज़्यादा लोन चुकाने में वक्त नहीं लगाया है, तो वही सिर्फ उसमें बेनिफिशरीज क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, इसमें कौन कौन से लोन है, पर्सनल लोन है, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, चाहे अगर आपने कार लिया उस सेक्टर से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, हाउसिंग लोन्स, पर्सनल लोन्स, एजुकेशनल लोन्स या फिर कॉर्पोरेट बोर्ड्स, इसमें सभी क्या है, एलिजिबल है। डिटेल्स जो भी हैं स्कीम की वो एक कमेटी ने रखी है। कौन सी, जिसकी कमेटी को हेड किसने किया था, केवी कामत की जो कमेटी ने हेड किया था उन्होंने क्या ये सारी की सारी डिटेल्स रखी हैं। पास्ट में भी जो है आरबीआई ने काफ़ी ऐसे डेप्ट को रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स को फ्रेम किया है ताकि जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस कर रहे हैं उन्हें एड्रेस कर सकें। देख लेते हैं 2008-9 में, जब आपको पता ही ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो किस तरह से आरबीआई ने उस वक्त भी ऐसे डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम लेके आई थी। देख लेते हैं, जैसे कॉर्पोरेट डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरिंग अंडर 5:25 स्कीम, स्ट्रेटेजिक डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम एंड स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेच एसेट। ये हमारे काम की नहीं है क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी है। बस ये है कि इन्होंने ये बताया कि आरबीआई कौन कौन सी स्कीम्स लेके आई थी उस वक्त में। आगे देखते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए क्या गाइडलाइंस आरबीआई ने इशू करी है। देखो आपको पता होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वो होती हैं जो हमारे सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आरबीआई ने ऑलरेडी बोला हुआ है बैंक्स को कि आपको 40% लोन्स क्या है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो सेक्टर्स आते हैं उन्हें देना है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमईज होगी, एजुकेशन या फिर हेल्थ से जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं उन्हें प्रोवाइड करना है। अब इसमें क्या चेंजेस किए हैं आरबीआई ने, क्या मेजर्स किए हैं, इन्होंने क्या है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो स्कोप है इसको ब्रॉडन किया है और इसमें स्टार्टअप्स को भी अभी इंक्लूड किया है। इन्होंने क्या किया, जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स की जो बोरिंग लिमिट थी उसे क्या किया, इंक्रीज़ किया है, इंक्लूडिंग सोलर पावर एंड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट। इन्होंने क्या किया, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और साथ में जो वीकर सेक्शंस हैं उनको भी क्या किया है, उनकी जो लैंडिंग कैपेसिटी थी उन्हें भी इंक्रीज़ किया। मतलब अगर वो 5 लाख तक का लोन ले सकते थे, अब उसको क्या करते हैं, उसकी लिमिट बढ़ा के 7 लाख कर दिया, 10 लाख कर दिया। ठीक है, तो ये है, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। चेंजिंग इंक्लूड ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ पीएसएल टू इंक्लूड स्टार्टअप, increasing the borrowing limits for renewable energy including solar power and compressed biogas plants, increasing the targets for lending to small and marginal farmers and weaker section। अब क्या रिवीजन ऐसा क्यों किया, देखो हमने रिवीजन यही
अब क्या है, जो भी रिवीजन मतलब कि बार बार उसे चेंज करते रहेंगे। क्यों? हमें क्या है, जो भी हमारी एमर्जिंग नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम गाइडलाइंस को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ताकि जो हम अपना जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उस पर फोकस कर सकें। गाइज मैं आपको हर रोज़ बताती हूँ इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, क्योंकि हर एक दिन कोई ना कोई न्यूज़ में इंक्लूजन आता ही रहता है। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं बताऊँगी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि ग्रास रूट तक लोगों को क्या करें, उस चीज़ की फैसिलिटी मिले। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, चाहे या एग्रीकल्चर इंक्लूजन हो, या कोई भी इंक्लूजन हो, एजुकेशन का इंक्लूजन हो, हर एक सेक्टर तक जाना चाहिए। ठीक है, मतलब सबसे जो नीचा दर का है ना, वहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, ताकि हम जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लैंडिंग पॉलिसीज़ को क्या कर सकें, एनकरेज कर सकें, सपोर्ट कर सकें। अब जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स हैं, ये वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। आरबीआई ने मैंडेट किया हुआ है बैंक्स को टू लेंड अ सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर फंड्स, मतलब मेनली 40% फंड्स को आरबीआई बोलता है कि 40% अपने फंड देने टू स्पेसिफाइड सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेट्रा। इसका एम यही है टू एंश्योर दैट एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रीचेज फ्रॉम सम ऑफ द रेदर वल्नरेबल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इसमें ये जो इकोनॉमी के जो वल्नरेबल सेक्टर्स हैं वो क्या हैं, उनके पास जो फाइनेंशियल है वो पहुंच सके, फाइनेंशियल क्रेडिट पहुंच सके, विच अदरवाइज मे नॉट बी अट्रैक्टिव फॉर बैंक्स फ्रॉम द प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि वो बैंक्स के लिए अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि बैंक्स के मैक्सिमम उन लोगों को लोन देता है जो उनको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए प्रॉफिट होएगा। ठीक है, अब क्या इन सेक्टर्स के लिए बैंक्स को कोई प्रॉफिटेबिलिटी नज़र नहीं आती, तो बैंक्स क्या करते हैं, इन सेक्टर्स को यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। तो वो इग्नोर ना करे, इस वजह से क्या है, हमने पीएसएल नॉर्म्स को स्पेशली लेके आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल पेमेंट्स को बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने क्या मेजर सजेस्ट किए हैं, देख लेते हैं। अभी क्या ऑफलाइन रिटेल पेमेंट स्कीम स्टार्ट करी है यूजिंग कार्ड्स एंड मोबाइल डिवाइस। मतलब कि क्या है, इसमें इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से या फिर लो स्पीड ऑफ इंटरनेट की वजह से क्या होता है, कभी कभी आप क्या करते हो, अपना ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो उसे एड्रेस करने के लिए इन्होंने ये स्कीम स्टार्ट करी है, स्कीम ऑफ ऑफलाइन रिटेल पेमेंट यूजिंग कार्ड्स एंड द मोबाइल डिवाइस। इसमें क्या आरबीआई ने भी पायलट स्कीम प्रपोज किया। पायलट स्कीम मतलब कि अभी स्मॉल स्केल पे यूज़ करिए, मतलब एक्सपेरिमेंटल बेस पे करी है। अगर उनको लगेगा ये कामयाब होगी तो इसको एक्सपेंड करेंगे, नहीं तो वो यहीं रोक देते हैं। ठीक है, पायलट स्कीम का मतलब यही होता है। आरबीआई ने प्रपोज किया इस पायलट स्कीम फॉर ऑफलाइन पेमेंट यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस एंड कार्ड, मतलब कि मोबाइल डिवाइसेस और कार्ड्स के थ्रू आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो, टू एड्रेस क्या एड्रेस करने के लिए, चैलेंज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड द लो स्पीड ऑफ इंटरनेट। इन्होंने एक पॉजिटिव पे मैकेनिज्म भी शुरू किया है, जिसमें क्या है, जो हाई वैल्यू चेक्स का जो फ्रॉड होता है उसे हम प्रिवेंट कर सकें। इस मैकेनिज्म में वही चेक्स एलिजिबल होंगे जिनकी वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा होगी। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म टू प्रिवेंट फ्रॉड्स विद हाई वैल्यू चेक्स, द मैकेनिज्म विल बी फॉर ऑल द चेक्स ऑफ वैल्यूज ऑफ 50,000 एंड अबव। और क्या मेजर्स लिए हैं इन्होंने, क्या किया है, जो लोन टू वैल्यू रेशियो फॉर लेन्स अगेंस्ट प्लेज ऑफ कोर्ट ऑर्नामेंट इंक्रीज टू 90% फ्रॉम 75%। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं हूँ समझाने के लिए ही हूँ मैं। इसमें क्या है कि जैसे अगर आप 100 रुपये का अपना जो सोना है उसको एज अ लोन पे रखते हो कि हाँ आप मुझे, मतलब कि इसके बदले आप मेरे को लोन दे दो, तो आपको अभी बैंक कितना देता है, 75 रुपये देता है 100 रुपये का सोने के दाम के। ठीक है, अब गवर्नमेंट आरबीआई ने क्या करते हैं कि ठीक है अब आप 100 रुपये का गोल्ड रखो, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा 90 रुपये दे दूँगा। मतलब कि क्या है, आरबीआई ने जो लोन टू वैल्यू रेशियो है इसको क्या किया है, इंक्रीज़ किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्या किया आरबीआई ने, जो लोन टू वैल्यू रेशियो है फॉर लोन अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट्स के अगेंस्ट जो लोन मिलता है उसे इंक्रीज़ किया, जो कि पहले 75% है, अब उसे बढ़ा के क्या कर दिया है, 90% कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या है, जो डिजिटल पेमेंट्स की वजह से कोई डिस्प्यूट होते हैं उसको रिजोल्व करने के लिए एक लेके आइए ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, सिस्टम ऑफ एन ऑनलाइन डिस्प्यूट मैकेनिज्म फॉर डिजिटल पेमेंट्स विल बी इंट्रोड्यूस। अभी क्या है, इन्होंने क्रिएट किया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। देखो नाम से पता चल रहा होगा कुछ इनोवेशन की बात हो रही है। क्रिएशन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो कि एक एक्ट करेगा, मतलब कि इसमें क्या जो भी न्यू कैपेबिलिटीज़ हैं या जो भी आइडियाज़ हैं नए नए, हम क्या करेंगे उसे अडॉप्ट करेंगे, ताकि जो हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन है हम उसे क्या कर सकें, डीपनिंग कर सकें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, एफिशिएंट बैंकिंग सर्विसेज हो, बिजनेस कॉन्टीन्यूटी रहे इन द टाइम ऑफ इमरजेंसीज, एंड जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन उसे स्ट्रेंथन कर सकें। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आरबीआई ने क्या क्या जो सेवरल मेजर्स हैं उसे अनाउंस किए इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं।
सेवरल स्टेट्स टू क्विट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप सबको पता ही होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। देखो इसमें यही है कि फसल का क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। ठीक है, कब होता है, देखो पहले हम सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पहली बात आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों शेयर करती हैं। नियरली जो है 60-40 का होता है, 60% सेंटर इसमें पे करती है और 40% क्या करती है, स्टेट पे करती है। ठीक है, जबकि जो नॉर्थ ईस्ट या हिली एरियाज होती हैं उनके स्टेट्स के लिए 90-10 होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जो कॉम्प्रिहेंसिव जो क्रॉप इंश्योरेंस देती है, कब से कब तक, फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब फसल बोने से पहले और फसल की कटाई के बाद तक के पीरियड के लिए क्या करती है, आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट एनी नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क। कोई भी नेचुरल रिस्क आ गया, फ्लड आ गया या कोई तूफान आ गया या आग लग गई, किसी भी वजह से अगर आपकी फसल को नुकसान हो जाए तो आपका क्या है, उसको इंश्योरेंस होता है, तो आपको पैसा मिल जाता है अपनी क्रॉप का। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जो स्टेट्स क्या हैं इससे क्यूट कर रही हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी सेवरल स्टेट्स ने फील किया है कि जो क्लेम पेड आउट बाय द इंश्योरेंस कंपनी आर मच लेसर देन द ग्रॉस प्रीमियम कलेक्टेड बाय देम। मतलब कि काफ़ी जो प्रीमियम जैसे इंश्योरेंस की जो कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, जो क्लेम उनके पास कलेक्ट हुए हैं उनसे काफ़ी कम अमाउंट में दे रही हैं। मतलब कि देखा आंध्र प्रदेश में देखा गया है, जो उनका ग्रॉस प्रीमियम जो कलेक्ट हुआ था वो 1300 करोड़ के नियर अबाउट हुआ था, और जबकि उन्होंने वापस कितना दिया, जब हमने क्लेम किया कि हाँ यार मेरी फसल ख़राब हो गई है अब मेरे को क्लेम चाहिए, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 730 करोड़ पे दिए। ठीक है, तो आप देख लो कितना लॉस हुआ ना। तो यही है कि अभी क्या है, सेवरल स्टेट्स हैव फेल्ट दैट द क्लेम्स पेड आउट बाय द इंश्योरेंस कंपनीज आर मच लेसर देन द ग्रॉस प्रीमियम कलेक्टेड बाय देम। एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश में देख लें, अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2017-18 में जो ग्रॉस प्रीमियम था वो 1300 करोड़ के नियर अबाउट था, वाइल क्लेम ऑफ ₹730.7 करोड़ वर पे। ठीक है, अब क्या है, ये कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट फाइनेंसेस का एक इंटरफेरेंस आया, क्योंकि देखने को मिल रहा है, देखो ग्रोस प्रीमियम में ना फार्मर की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो बहुत ही कम होती है। मतलब खारीफ क्रॉप्स के लिए 2% होती है, राबी क्रॉप्स के लिए 1.5% होती है, और एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए सिर्फ 5% होती है। ठीक है, तो मेन जो पैसा इसमें कौन देता है, सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी देती है उसमें स्टेट्स और जो सेंटर है ना, वही अपनी तरफ से क्या करती हैं, ज़्यादा सब्सिडी देती हैं और खुद का पैसा खर्च करती हैं। ठीक है, अब ज़्यादा मतलब कि ड्यू टू हाई एक्चुअल रेट्स इन द सेवरल क्लस्टर, स्टेट्स ने देखा है कि काफ़ी जो उनका जो एग्रीकल्चर बजट जो उनको अलॉट होता है वो तो उन्हें सब्सिडीज़ पे करने में ही जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा सारा पैसा तो उनको सब्सिडीज़ पे करने में ही जा रहा है। तो इस वजह से क्या है, कहीं ना कहीं जो स्टेट्स हैं वो पीछे हट रही हैं। ठीक है, अब आपको बता दें, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो एनरोलमेंट होती है वो वॉलंटरी है। मतलब फार्मर की अपनी मर्जी है कि अगर उसने अपनी फसल का बीमा कराना है तो कराए, नहीं कराना तो नहीं कराए, वो वॉलंटरी है, अपनी मन मर्जी है। लेकिन पहले क्या था, मैंडेटरी था। अभी क्या है, अब क्या नंबर ऑफ फार्मर्स में गो डाउन, मतलब कि क्योंकि वॉलंटरी है तो अब सभी के सभी फार्मर्स क्या हैं उसमें नहीं करा रहे इंश्योरेंस, तो जिस वजह से जो उनका कलेक्शन होता था प्रीमियम वो कम हो गया। ठीक है, जिस वजह से जो प्रीमियम रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए, मतलब कि उन्हें तो उतना ही पैसा भरना पड़ेगा, जिस वजह से गवर्नमेंट है ना उसको बोझ बढ़ गया। अब गवर्नमेंट को ज़्यादा पे करना पड़ता है। मतलब कि सपोज़ करो, ये देखो आप, ये मैप देखो, ये 2017 से लेकर 2020 तक की बात करी है। इन्होंने देखा कि 2017 में 21,000 कुछ करोड़ का ग्रोस प्रीमियम था, जिसमें फार्मर का शेयर सिर्फ 18.7% है। स्टेट ने अपनी तरफ से 41% दिया, सेंटर ने 40% दिया। ठीक है, अब जरा इधर से आ जाओ आप 2020 में, क्योंकि ये वॉलंटरी हो चुका है, तो 30,000 करोड़ का ग्रोस प्रीमियम था, जिसमें फार्मर ने सिर्फ 13% दिया। आप सोच सकते हो कितना कम हुआ है, कहाँ 18% और कहाँ 13%। और अब स्टेट का शेयर 44, अब देखो स्टेट के ऊपर तो बोझ बढ़ गया और उधर अब सेंटर के ऊपर भी बढ़ गया। ठीक है, इस वजह से क्या स्टेट्स क्या कर रही हैं, क्विट कर रही हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में देखा गया है, उन्होंने इस साल बोला है कि वो क्या करेंगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा से योजना से क्विट करेंगी। ठीक है, गुजरात और मध्य प्रदेश में देखा गया है 31 जुलाई डेडलाइन को उन्होंने फेल किया, मतलब कि वो इंश्योरेंस को दिया ही नहीं है उन्होंने। ठीक है, पंजाब ने कभी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, और जो बिहार और वेस्ट बंगाल है उनके पास अपनी इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि क्यों स्टेट्स क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्विट करना चाह रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बोझ पड़ रहा है। ठीक है, तो यही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे अपनी। डिलेइंग टेबलिंग ऑफ कैग रिपोर्ट्स बाय द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट रेसिस कंसर्न। अभी क्या है, जो भी कैग की रिपोर्ट्स होती हैं, अब क्या है वो साइन तो हो जाती हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट में जो टेबल्ड होती हैं ना उनकी डिले हो रहा है। मतलब कि देखा गया 2014 से 2019 के बीच में, मतलब कि जब से मोदी जी आए हैं तब से देखा गया जो कि ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, 42 ऑडिट रिपोर्ट्स का देखा गया है कि एक तो जब वो साइन होती हैं और जब वो
टेबल पे आती हैं उनके बीच में 90 दिन का डिले देखा गया। ठीक है, बिटवीन 2014 एंड 2019 अ डिले ऑफ मोर देन 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ साइनिंग एंड टेबलिंग वाज एक्सपीरियंस फॉर 42 ऑडिट रिपोर्ट। और कई रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं जिनमें 6 महीने तक का भी डिले देखने को मिला है। फॉर सेवरल रिपोर्ट देयर वाज अ डिले ऑफ मोर देन 180 डे। अब क्या नियरली जो हाफ ऑफ दिस ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो परफॉर्मेंस ऑडिट्स होते हैं, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट ने इतनी प्रोग्राम्स चला रखे हैं या गवर्नमेंट की जो भी इतनी स्कीम्स हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है, आधी से ज़्यादा रिपोर्ट्स तो उन्हीं की परफॉर्मेंस बताती हैं। ठीक है, तो अब हम उनकी रिपोर्ट्स को भी चेक तो करना है ना, पार्लियामेंट को सबको हक है भी देखने का भी जो भी गवर्नमेंट स्कीम चला रही है वो सही भी है, जो भी इतना पैसा दे रही है अलॉट कर रही है हर स्कीम को वो अच्छे से यूज़ हो भी रहा है या नहीं, तो वो ऑडिट करने के लिए देखा जा रहा है। नियरली जो हाफ ऑफ दीज ऑडिट रिपोर्ट्स वो कौन सी होती हैं, परफॉर्मेंस होती है किसकी, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ की। अब क्या है, अगर कैग रिपोर्ट को हम टाइमली टेबल्ड करते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आप पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, मतलब कि पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेटिव है उस पर अच्छे से आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, ठीक है, नज़र बना के रख सकते हो। अब क्या है, ये और कमिटीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी कैग रिपोर्ट रखता है ना वो पब्लिक अकाउंट कमेटी भी चेक करती है और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग भी चेक करती है। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, कैग है 3 तरह की रिपोर्ट रखता है, एक तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट रखता है, ऑन फाइनेंस रखता है और एक पब्लिक अंडरटेकिंग पे रखता है। जो पब्लिक फाइनेंस से पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड है वो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग चेक करती है, बाकी जो 2 रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक करती है। ठीक है, तो ये इन कमेटीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज देयर मीटिंग्स कैन टेक प्लेस ओनली आफ्टर स्पेसिफिक ऑडिट रिपोर्ट इज प्रेजेंट, क्योंकि ये भी तो तभी इनकी मीटिंग्स भी तभी हो सकती है जब तक ये ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ अ गवर्नमेंट स्कीम हैज़ इन पब्लिक डिबेट अराउंड दोज प्रोग्राम। अब यार हम एक बार जब हम इन सब की रिपोर्ट्स को ऑडिट कर लेंगे उसके बाद पब्लिक डिबेट भी होएगी, क्योंकि हमें पता चलेगा ना कि भी ये काम सही कर भी रहे हैं ना, तो इस प्रोग्राम से रिलेटेड पब्लिक डिबेट्स भी होएंगी। ठीक है, अब इस इशू को एड्रेस करने के लिए कि हाँ यार इतना डिले हो रहा है, तो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बोला है कि जो कैग ड्यूटीज़ पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971 है उसको क्या करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए। ठीक है, विच लेज आउट फ्रेमवर्क फॉर हाउ द कैग ऑपरेट्स, जिसमें जो ये कैग की जो ड्यूटीज़ पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971 इसके अंदर ये है कि किस तरह से कैग को ऑपरेट करना चाहिए। तो अभी एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि इसे अमेंड करना चाहिए, ताकि क्या है उसमें ये भी ऐड करना चाहिए कि जो रिपोर्ट्स हैं वो कितने टाइम लिमिट में क्या हो, टेबल हो जाए। ठीक है, सो समझ में आ गया, एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। To address this issue, many experts believe that CAG Duties, Powers and Condition of Services Act 1971, which lays out framework for how the CAG operates, needs to be amended to prescribe a time limit for tabling of audit reports after report is received. ठीक है, तो इसमें यही बोला एक्सपर्ट्स ने कि हाँ एक टाइम लिमिट भी इसमें ऐड होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको पता है कैग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 148 के अंदर ये क्या है, कैग। आर्टिकल 148 प्रोवाइड फॉर द कैग ऑफ इंडिया, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी टू ऑडिट द रिसीप्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी खाते होते हैं वो क्या करता है, सब इसको ऑडिट करते हैं, इंक्लूडिंग दोज एंटिटीज़ एंड द कॉरपोरेशन फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। साथ में वो इंस्टीट्यूशन या वो ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस किए जाते हैं उनकी भी सारी ऑडिट करता है। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज रूल्स 2020 नोटिफाइड। अभी क्या है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि आधार ऑथेंटिफिकेशन को बाय रिक्वेस्टिंग एंटिटीज़ फॉर द फॉलोइंग पर्पस। अब देख लेते हैं किस किस पर्पज़ के लिए आधार की वेरिफिकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हो अगर आपने गुड गवर्नेंस इंश्योर करनी है। प्रिवेंशन ऑफ डिसिपेशन ऑफ सोशल वेलफेयर बेनिफिट, मतलब कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट ना ले पा रहा हो तो ऐसा ना हो कि वो प्रिवेंट हो। ठीक है, तो उसकी प्रिवेंशन को बचाने के लिए क्या है, अगर आप ये प्लेटफॉर्म यूज़ करें तो आप क्या कर सकते हो, आधार ऑथेंटिकेशन को अलाउ है। इनेबलमेंट ऑफ इनोवेशन एंड स्प्रेड ऑफ नॉलेज, ठीक है, अगर आपने कोई इनोवेशन या स्प्रेड ऑफ नॉलेज करनी है तो भी आप क्या करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप आधार को ऑथेंटिफाई कर सकते हो। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है आधार नंबर फॉर डिलीवरी ऑफ सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स अंडर द सम प्रोग्राम सच एज द PDS। ठीक है, हाउएवर अभी जो नए रूल्स आए हैं उसमें क्या, जो आधार का स्कोप है उसको एक्सपेंड कर दिया एग्रीकल्चर के लिए भी, एजुकेशन या हेल्थ स्कीम्स के लिए भी, मतलब कि जो भी सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनमें आधार का जो स्कोप है उसे एक्सपेंड किया है। अब जरा देख लेते हैं, अगर
ऑथेंटिकेशन सर्विसेज को अवेल करने के लिए जो भी इंडिविजुअल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उससे पहले अप्रूवल किसकी लेनी पड़ती है, UIDAI की, ठीक है, दैट इज़ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहले परमिशन लेनी होती है। जरा आप इसके बारे में पढ़ लो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो UIDAI है वो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मैनेज करती है आधार को, और जो भी आधार बेस्ड सर्विसेज हैं उन्हें क्या करती है, मैनेज करती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए UIDAI क्या है, हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। अभी क्या है, अभी सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज है जिन्हें अलाउ है कि वो आधार ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर सकती हैं, किसी भी प्राइवेट एंटिटी को ये अलाउड नहीं है, ठीक है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने ये बोला था कि आधार कुड ओनली बी यूज टू ऑथेंटिकेट बेनिफिशरीज ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम, कि आधार आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप कोई भी गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम्स का कोई भी बेनिफिशरी अगर फ़ायदा उठा रहा है तो ये आप आधार ऑथेंटिकेट करते हो। क्योंकि आपको पता होगा कि एक केस आया था जिसमें ये क्लेम किया था कि आधार हर जगह अलाउड करके क्या है, कंपलसरी करके हमारे कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी को क्या कर रहा है, हानि पहुंच रहा है, वायलेट हो रहा है। तभी उसके बाद जो पुट्टू स्वामी का केस था जिसमें ये चैलेंज किया गया था, तो यही है, देयर आर आर्ग्यूमेंट्स दैट द आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट 2019 seeks to effectively allow private entities access to Aadhaar based authentication that however is under constitutional challenge in Supreme Court, जो कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये है, तो आपको ये पता चल गया कि आधार ऑथेंटिफिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस के जो रूल्स हैं उसे नोटिफाई किया है कि अगर आप ऐसे कुछ गुड गवर्नेंस इंश्योर कर रहे हो या कोई इनोवेशन या सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स आप इनेबल कर रहे हो तो क्या है, आप उनके कुछ रूल्स हैं जिसको नोटिफाई किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम छोटी छोटी न्यूज़ का समय है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखो ये पहले बात देख लेते हैं, ये जो इंस्टीट्यूट है ये 1970 में इस्टेब्लिश किया था। एक ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पे है, इन नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, किसके अंडर आते हैं, ये ICAR के अंडर आते हैं, दैट इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसमें यही है कि जो ये सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, इसने अभी तक अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ है 200 फर्म्स, जो इंडिया में जो 200 फर्म्स हैं उसके साथ अपनी टेक्नोलॉजीज़ को शेयर कर चुके हैं, ट्रांसफ़र कर चुके हैं। प्रेजेंट क्या है इसका, जो प्रेजेंटली क्या है, जो मेनली जो रिसर्च कंडक्ट करता है कोकोनट पे करता है, एरिक नट और कोकोआ पे करता है। जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे, केरल के कासारगोड डिस्ट्रिक्ट पे है, ठीक है गाइस। तो यही था इसमें। आगे करते हैं, फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको पता ही है, पिछले साल 5 अगस्त को क्या है, हमने आर्टिकल 370 को हटा दिया था। तो 5 अगस्त मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 एंड कन्वर्जन ऑफ, फिर हमने क्या करा था, इस स्टेट को कन्वर्ट कर दिया था 2 यूटीज़ में, दैट इज जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। आर्टिकल 370 के अंदर किया है, जो जम्मू एंड कश्मीर को काफ़ी अपने डिसीजंस ऑटोनॉमी दे रखी थी, जैसे उसका खुद का इंस्टीट्यूशन था, खुद का सेपरेट फ्लैग था, उसको खुद के लॉज बनाने की फ्रीडम थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर अपने रूल्स बना सकता था एज परमानेंट रेजिडेंसी को लेके, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को लेके और फंडामेंटल राइट्स को लेके, ठीक है। तो यही बताया कि फर्स्ट एनिवर्सरी किस तरह से जम्मू कश्मीर की एब्रोगेशन की है। इंडियन वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, अभी क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसने न्यू वर्जन ऑफ इंडिया वर्ल्ड रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। ये एक वेब पोर्टल है जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेज, मतलब कि क्या रेनफॉल होएगी, क्या वाटर लेवल है, क्या वाटर रिवर्स का क्या डिस्चार्ज है, वाटर बॉडीज, ग्राउंड वाटर का क्या लेवल है, रिजर्वर क्या क्या स्टोरेज है, इवेपो ट्रांसपीरेशन, सॉइल मॉइस्चर, जो भी इन्फॉर्मेशन है ना वाटर सोर्सेज रिलेटेड वो सब की सब इसमें अवेलेबल होगी। वेब पोर्टल है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, ठीक है। एज वेल एज मॉडल यूज ऑन द वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट, जो भी अभी वाटर रिसोर्सेज रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी सबकी वन होगा, वाटर बॉडीज, हाइड्रोमेट डाटा अवेलेबिलिटी एंड टूल्स ऑफ द GIS लेयर एडिटिंग, ठीक है। ये जो इंडिया का जो वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये 2019 में लॉन्च किया गया था, किसके अंडर, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंडर। बाकी जो इसको मेनटेन करता है और इस वेबसाइट को जो अपडेट करता है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नेशनल वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की, ठीक है। नेशनल वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर मेंटेन्स एंड अपडेट्स इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसान रेल, देखो नाम से समझ में आ रही है, कुछ रेल जो होगी, ट्रेन होगी, वो किसान से रिलेटेड होगी, ठीक है। अभी क्या करंट जो यूनियन बजट आया था उसमें इंडिया रेलवे ने अनाउंस किया था कि वो पहली किसान रेल को इंट्रोड्यूस करेगी, कहाँ से कहाँ, महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर बिहार के दानापुर तक, ठीक है। इस ट्रेन में कहेंगे फ्रोजन कंटेनर्स होंगे जिसमें क्या है, जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स होंगे, पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जैसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, उसको हम मार्केट तक पहुंचाएंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। अभी क्या है, फ्रोजन कंटेनर से क्या आएगा, जो भी आपकी जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होंगी वो ख़राब नहीं होंगी, सड़ेंगी नहीं, ठीक है। इससे क्या आएगा, ऑफकोर्स जब अच्छे से इजीली क्रॉप बच जाएगी तो हमारे जो फार्मर्स की इनकम को हम डबल करने में क्या रहेंगे, सक्षम रहेंगे, ठीक है, जो भी हमारा 2022 तक का टारगेट है। आगे बढ़ते हैं, 150
बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अबंदीनाथ टैगोर 7 अगस्त 2020। अभी क्या है, जो अबंदीनाथ टैगोर हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे, मतलब भतीजा थे। वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ इंडिया। आपको पता ही होगा इंडिया के बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट थे। ये पहले सपोर्टर थे किसके, स्वदेशी वैल्यूज़ इन इंडियन आर्ट। इन्होंने फर्स्ट क्रिएट किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, और उसके बाद इन्होंने एस्टेब्लिश किया था बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है। कोरवाई वीविंग, देखो कोरवाई वीविंग क्या होता है, एंशियंट और कॉम्प्लेक्स टेक्निक है वीविंग की। ठीक है। इसमें वही सिलाई की है, ये मेनली कांचीपुरम तमिलनाडु में प्रैक्टिस किया जाता है। इस टेक्निक में क्या होता है, देखो ये साड़ी को सिलते हैं, इसमें क्या है जो साड़ी है, जैसे ये साड़ी है उसको तो अलग से सिलते हैं, बाकी जो इसके जो बॉर्डर्स होते हैं उनको अलग से सिलते हैं। ठीक है। इन दिस टेक्निक द बॉडी ऑफ साड़ी इज वूवन सेपरेटली एंड द बॉर्डर सेपरेटली। ठीक है। एक ही लूम पे सिलते हैं, उसके बाद दोनों को क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। एंड द टू इंटरलॉक बाय द स्किलफुल विलिंग, उसके बाद दोनों को इंटरलॉक कर देते हैं किससे, स्किलफुल विलिंग से। ठीक है। तो गाइस यही से 7 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स में। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कोई दिक्कत आए तो ज़रा मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।